हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब से हमने 3 क्लासें हिंदी वर्णमाला की कवर करी थी, जिसमें हमने उसके वर्णमाला के अंतर्गत उसमें क्या-क्या शामिल है, उन सबको जाना। हमने पहली क्लास में हिंदी वर्णमाला को जाना था, दूसरी क्लास में व्यंजन को जाना था और तीसरी क्लास में व्यंजन के पार्ट 2 को जाना था। साथ ही प्रथम क्लास में हमने स्वरों को और स्वरों के भेदों को भी जाना था। तो दोस्तों, हमने कंप्लीट अध्ययन हिंदी वर्णमाला का कर लिया है। करने के पश्चात आज हम हिंदी वर्णमाला से जो पूर्व में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज ये प्रैक्टिस क्लास 1 है। इसकी एक क्लास और मिलेगी आपको, जो मिलेगी कल, या हो सकता है हम क्लास 3 भी कराएं, क्योंकि कम से कम 100 से लेके 150 प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। हिंदी वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्नों को आयोग द्वारा परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं आज की, और फिर करते हैं आज हम शुरू हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस डे 1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जैसे हिंदी वर्णमाला के तहत आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें सभी परीक्षाओं को, मतलब जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो आगे आने वाले समय में आयोजित की जाने वाली हैं या जो आयोजित की जा सकी हैं, उन सब से हमने प्रश्नों को तैयार किया है। तो आज प्रश्नों को लेवल को और प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है, उन सबको हम देखेंगे। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने पहले दिन ही पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया गया है हमें व्यंजन, स्वर, वर्ण, अयोगभा। तो इसमें से ध्वनि तो दिया नहीं गया है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प 3 वर्ण। सही उत्तर क्या होगा हमारा? विकल्प 3 वर्ण। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 की में पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? व्यंजन, जो कि कौन सा विकल्प है? विकल्प 3। तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्यंजन को स्वर रहित, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? रहित का मतलब छोड़ना, मतलब जो व्यंजन है उनको स्वर रहित, स्वर के साथ नहीं लिखना है, तो हमें किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो हमें क्या करते हैं? पहले विकल्प में दिया है हमें अनुस्वार, ये नहीं हो सकता। दूसरा स्वर, स्वर तो हम बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा दिया अनुनासिक, अनुनासिक नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? हलंत। हलंत के साथ हम क्या करते हैं? स्वर रहित लिखने के लिए व्यंजन को जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा वो होता है? हलंत होता है। तो हमने इन 3 प्रश्नों को जाना। दोस्तों, हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए आप, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो हम जान लेते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, से का उच्चारण स्थान क्या है? से का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है या कंठ है? बताइए कौन सा हो सकता है उत्तर? इसका सही उत्तर कौन सा होता है? इसका सही उत्तर तालु। हमने पढ़ा था तालु, कंठे, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठ है। तो कंठ के अंतर्गत कौन सा वर्ग था? कै वर्ग। तालु के अंतर्गत कौन सा वर्ग दिया गया था? चय वर्ग। पर चय वर्ग के साथ 2 शब्द और दिए गए, जिसमें से एक क्या था? शय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तालु, विकल्प 1। प्रश्न संख्या 5, वर्णों के कितने भेद हैं? ये भी 2018 में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। प्रश्न नंबर 6,
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? सर्वनाम क्या कहा जाता है उनको? नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़माला में तो सर्वनाम की बात ही नहीं की जाती है। क्रिया कहा जाता है? नहीं कहा जाता। अक्षर किसे कहा जाता है? जिसका क्षर ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? बड़माला। बड़माला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बड़माला कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 4 बड़माला। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नों को किस तरीके से आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी प्रश्न संख्या 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? हमने पढ़ा था ना, सघोष और अघोष। सघोष का एक अन्य नाम घोष भी होता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं अघोष में? हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होता था। यह भी 2018 में पूछा गया है प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? घे, के, गे, जय। कौन कौन सा होता है यहाँ पर? पहला और दूसरा। पहला हमें कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें? कैफ और कमल। कैफ और कमल, इसलिए क्या उत्तर होगा इसका? अघोष का क्या होगा? विकल्प संख्या 2 कै। फिर संख्या 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर संख्या 8, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि, जो तालु से आवाज निकलती है, वह कौन सी है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तालव्य जिसके उत्तर तालु से निकलती। ये तो कंठे से निकलता है, कैसे? ये किससे निकलता है हमारा? टे किससे निकलता है? कंठे, तालु, मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन सा वर्ग है हमारा? टे वर्ग। ये नहीं हो सकता। पे वर्ग तो पता ही है आपको, ओष से निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? से। शे कौन सा होता है? से तालव्य ध्वनि है। फिर संख्या 9, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? हमने कल पढ़ा था नासिका के द्वारा कौन सा व्यंजन दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमने जाना था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 रे। रे कौन सा? नासिका द्वारा उच्चारित होने वाला वर्ण है। प्रश्न संख्या 10, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जब दो व्यंजन मिलते हैं? तो अंतस्थ होता है वो। अंतस्थ व्यंजन तो हमारे ये रेलवे में होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर विकल्प 1। विकल्प 2 क्या दिया है? महाप्राण होते हैं? नहीं होते महाप्राण भी। अल्प प्राण होते हैं? अल्प प्राण भी नहीं होते। जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 संयुक्त व्यंजन। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट को, शिफ्ट 1 में 23 अगस्त 2024 को जो अभी पिछले माह परीक्षा आयोजित की गई है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था आपको पहले दिन की पहली शिफ्ट में। तो अभी हमारा कंटेंट जो है वो अपडेटेड कंटेंट है। आपको हमारे चैनल पर अपडेटेड चीजें मिलेंगी। आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। साथ ही इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चनों को वहां से भी अभ्यास कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा वर्ण दंते नहीं है? प्रश्न देखिए, कौन सा वर्ण दंते नहीं है? नहीं को स्पष्ट कीजिए। नहीं पूछा है। बहुत जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते हैं, एकदम से प्रश्न को देखते हैं और कौन सा वर्ण दंते है लगा देते हैं उत्तर। पर हमें इस प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। अगर हम प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है। तो इसलिए कौन सा वर्ण दंते नहीं है, नहीं है पूछा है उसने। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में, मतलब शिफ्ट फर्स्ट में हमने देख लिया कि 2 प्रश्न तो हमारे बड़माला से ही आ गए अभी तक, और आगे देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 11 के अंदर दंते के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? ते, थे, दे, धे, ने। तो दे तो दिया है, दे तो नहीं हो सकता, ते भी नहीं हो सकता, धे भी नहीं हो सकता। तो इसका कौन सा उत्तर होगा? टे, क्योंकि टे का उच्चारण स्थान क्या है?
मूर्धन्य या मूर्धा। तो 11 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। तो दोस्तों अब अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है कौन सा है प्रश्न है उसे देखते हैं। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न। अभी देखिए, ये 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 12। इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको उत्तर एकदम बता देने चाहिए। जब हम स्वर पढ़ते हैं तो वहां भी कंठ तालु मूर्धन्य दंते कंठ ओष्ठे और कंठ तालव्य में पढ़ते हैं हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मूर्धा। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा से। बड़वाला किसे कहते हैं? पहले दिन का पहला क्वेश्चन, पहली क्लास का पहले टॉपिक से ही हमारा कवर है प्रश्न। देखिए अभी देखिए आपको क्लास देखने का कितना बेनिफिट होगा। पहले दिन हमने पढ़ाया था आपको पहला पॉइंट, बड़माला किसे कहते हैं? बड़माला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समय को बड़माला कहा जाता है। पहले दिन की पहली क्लास का पहले पॉइंट से ही हमारी डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। किसमें? यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में, 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया है। अब उससे विकल्प देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला विकल्प है वर्णों के उच्चारण स्थान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्णों का उच्चारण स्थान का कोई मतलब नहीं वर्णमाला से। व्यंजनों के समूह को नहीं, क्योंकि उसमें स्वर भी होते हैं। स्वरों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें व्यंजन भी होते हैं। तो विकल्प 4, वर्णों को व्यवस्थित समूह के वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर 13 का उत्तर क्या होगा? विकल्प 4, क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आप ध्यान रखिए हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट अपडेटेड है, और जो हमने क्लासेस कराई हैं आपको सारे क्वेश्चन उसी से कवर किए गए हैं। तो आप हमारी क्लास को जरूर देखें। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? अभी क्या पूछा है इसने? महाप्राण पूछ लिया है। ये देखिए 24 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट का, 24 अगस्त को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसकी पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसमें से बताना है कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण कौन कौन से होते थे हमारे, बताइए कौन कौन से होते थे? दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का हमारा महाप्राण होता था, साथ ही ऊष्म व्यंजन भी हमारे महाप्राण वर्ण है। अब इसमें से आप पता लगाइए दूसरा या चौथा कौन सा वर्ण है हमारा। तो भय जो है हमारा, क्या? भय फॉर भालू, विकल्प 2, ये हमारा क्या है? महाप्राण वर्ण का उदाहरण है। ये नहीं हो सकता या रह लेबे, ये तो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तैथे दे धे ने ने, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हिंदी की ठे ध्वनि है, हिंदी की ठे ध्वनि है। बेसिकली इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है हमसे 24 अगस्त की शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए आप कितना आसान प्रश्न पूछा गया है आपसे। टे ठे डे डे डे, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? कहां से इनकी आवाज निकलती है? मूर्धन्य से निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, मूर्धन्य। ठीक है, तो अभी हमने 15 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है परीक्षाओं में, किस प्रकार से प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। सारा आप जब तक थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, हमारी क्लास को जरूर पढ़ें, जब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन 16 क्या है? घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी क्या हमने देखा, अभी क्या देखा? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित की गई थी अभी लास्ट मंथ 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, उसमें ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए वह वर्णमाला के उच्चारण स्थान से पूछे गए। तो हमें उच्चारण स्थान का बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा, जिससे हम उच्चारण स्थान को अच्छी तरीके से याद कर सकें, और किस किस प्रकार से प्रश्नों को बना सकता है एग्जामिनर, उस टाइप की हमें प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम क्या होगा। घे का उच्चारण स्थान क्या होता है? घे तो हमारा पहला वर्ग होता है। कै खे गे घे घे, तो पहला वर्ग कौन सा होता है? कंठे वर्ग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3, कंठ है। प्रश्न संख्या
17। अब देखिए हिंदी में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी है। कितना आसान प्रश्न पूछा है। इससे आसान प्रश्न आपकी पूरी परीक्षा में मुझे लगता नहीं पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। 52 होगा, 51 होगा, 50 होगा, 53 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 52, 52। हिंदी में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 25 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। इसको जान लेते हैं क्या है ये प्रश्न। ई ई उ ऊ ये किस प्रकार के स्वर हैं। ये किस प्रकार के स्वर हैं। हमने पहले दिन ही स्वरों को जाना था और स्वरों के भेदों को जाना था। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, संबद्ध स्वर पढ़ा था और विव्रत स्वर पढ़ा था। तो देखिए अभी ई ई उ ये संवृत स्वर हो सकते हैं। ये संवृत स्वर ही हैं क्योंकि ये विवृत स्वर नहीं है। विवृत स्वर में तो हमने एक ही वर्ड को पता है हमें। विवृत स्वर कौन सा होता है हमारा, आ, बड़ा आ, वो क्या होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर इसका उत्तर तो नहीं हो सकता। विकल्प एक दिया है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर इसमें भी कौन कौन से होते थे, इसमें 4 होते थे हमारे। ए ओ आ। ओ कौन सा होता था, एक हमारा आगत स्वर जो कौन सा होता है, आ के ऊपर चंद्र लग जाता है, बिंदु नहीं लगता। वह कौन कौन से होते हैं, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर होते हैं वो। तो अर्ध विव्रत भी नहीं होगा इसका उत्तर। और अर्ध संवृत स्वर आपने पढ़ा था। अर्ध संवृत स्वर हमारे 2 होते हैं, ए ओ। तो अर्ध संवृत स्वर भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो विकल्प संख्या 4 इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 संवृत स्वर। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, पूछा है इसमें से कौन सा एक वर्ड स्वर नहीं है। 25 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा एक स्वर नहीं है, वो फिर व्यंजन होगा। ए तो हमारा स्वर है, ए भी स्वर है, ऊ भी स्वर है। तो ये हमारा विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये क्या है व्यंजन है। अब चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन 20। ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। अभी क्या है स्वर का पूछा गया है और ऋषि क्या है, ऋषि एक स्वर ही है हमारा। स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 शिफ्ट फर्स्ट 30 अगस्त की पहली शिफ्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त वर्ण है ये नहीं। ओष्ठ्य वर्ण है ये, ओष्ठ्य वर्ण भी नहीं है क्योंकि ऋषि का तो उच्चारण स्थानीय मूर्धन्य से होता है। घोष वर्ण है, घोष वर्ण है ये, घोष वर्ण तो है क्योंकि सघोष में सारे स्वर हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो घोष वर्ण तो हो सकता है, पर इसने पूछा है किस स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऋषि कौन से स्वर के अंतर्गत आता है, हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। कौन सा, ऋषि ध्वनि। क्योंकि हमारे ह्रस्व स्वर कितने थे, 4 थे। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत 4 4 कौन कौन से थे, वो ए ई उ ऋषि, ये चारों हमारे ह्रस्व स्वर हैं और बाकी जो 7 बचते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 ह्रस्व स्वर। क्योंकि घोष वर्ण पूछा जाता या प्रश्न बता सकता है आपसे, इसमें ऋषि ध्वनि हमारे ह्रस्व स्वर और घोष वर्ण से संबंधित इसमें से कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर है। तो इसका सही उत्तर आपका ऋषि होगा क्योंकि ऋषि सघोष वर्ण भी है और ह्रस्व स्वर भी है। अब प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अभी पूछ लिया आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही कौन सा घोष वर्ण है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। चे खे डे में कौन सा है आपका घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन सा होता है, कौन कौन से घोष पढ़े थे हमने, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का हमारा सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। तो हमें दिखाई दे रहा है थे दे धे में। तो हमारा 21 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 में क्या है हमारा सघोष या घोष वर्ण है, बाकी सारे नहीं है। प्रश्न संख्या 22। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान कौन सा है, देखिए फिर से आपसे उच्चारण स्थान का प्रश्न पूछ लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शिफ्ट 2 30 अगस्त को आपसे ए का उच्चारण स्थान पूछा है। तो हमें पता है
ए और ए किससे बनता था? हम सबसे पहले क्या पढ़ते थे? कंठ और उसके बाद क्या आता था? तालु। तो कंठ प्लस तालु से क्या मिलके बनता है? कंठ तालव्य। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? विकल्प संख्या 4 कंठ तालव्य से। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 4। प्रश्न संख्या 23, खे गे फे, खे गे फे पर इनके नीचे ध्यान रखिए नुक्ता लग रहा है। ध्वनियों को किस भाषा की हैं? ये जो ध्वनियां हैं, ये जो वर्ण हैं, वो किस भाषा की हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 30 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो गुजराती ध्वनियां हैं? नहीं। ये अंग्रेजी ध्वनियां हैं? नहीं। अरबी फारसी? तो हमारा विकल्प संख्या 2। कौन कौन सी ध्वनियां हैं अरबी फारसी? खे के नीचे जब नुक्ता लग जाता है या के नीचे नुक्ता लग जाएगा या गे के नीचे नुक्ता लग जाएगा तो वे हमारी अरबी फारसी ध्वनियां हैं जो कि अरबी फारसी से हिंदी में आई हैं। बंगाली तो बिल्कुल नहीं होगी। अभी देख लीजिए आप, फे के नीचे नुक्ता लग रहा है तो आप समझ सकते हैं इससे जिन शब्दों के नीचे, जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है वे ध्वनियां अरबी या फारसी ध्वनियां कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर विकल्प संख्या 2 अरबी फारसी ध्वनियां हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24, बोलते समय, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 31 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में। क्या क्वेश्चन है? बोलते समय मुख के, मुख का मतलब मुंह के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? हमने पढ़ा था कंठे, तालु, मूर्धन्य, दंतेर और ओष्ठ्य। अभी ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न है क्योंकि हमने पढ़ा था स्वरों का उच्चारण स्थान 6 स्थानों से होता है और व्यंजनों का उच्चारण स्थान 5 स्थानों से होता है। तो 3 और 4 तो इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प 3 और 2 तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अभी विकल्प संख्या 1 5 और विकल्प संख्या 4 6। अभी इसका देख लेते हैं इसमें क्या हो गया है। जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हुई है, अभी उत्तर कुंजी जो जारी की गई है आयोग द्वारा, इसका सही उत्तर 6 माना गया है। पर इसका सही उत्तर 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर इसमें क्या हो सकता था, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग स्वर के अंतर्गत किया जाता है या व्यंजन के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका स्पष्ट उत्तर हम दे पाते। पर क्या किया है यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर 6 माना था। तो ये प्रश्न अभी संदेह की दृष्टि में है। तो अभी जो आयोग द्वारा फाइनल उत्तर की जारी की जाएगी, आंसर की जारी की जाएगी, तो उसके तहत इसका आंसर देखते हैं वहां से क्या मिलता है। पर हमारा सही उत्तर अभी 5 होना चाहिए। इसका सही उत्तर हम 5 मान के चलते हैं। ये प्रश्न अभी हमारा संदेह की दृष्टि से है, इसलिए इसको अभी हम 5 मान के चलते हैं। अभी आयोग जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो जारी करेगा आंसर की, उसके तहत देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अभी प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है? कुल 11 होती है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर विकल्प 2 होगा जो कि 31 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी अभी लास्ट मंथ में, उससे सारे प्रश्न जो भी हिंदी वर्णमाला से पूछे गए थे, प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 या एक एक प्रश्न पूछा गया था। हर शिफ्ट में वर्णमाला से प्रश्न आया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार को अभी रिसेंटली आयोग द्वारा पूछा गया है। सबसे ज्यादा उनमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वे उच्चारण स्थान से पूछे गए। तो आपको उच्चारण स्थान को याद करना पड़ेगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उसको सही कर पाएंगे प्रश्न को। तो और दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं अपना 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा होता था हमारा? ले। ले क्या है हमारा? पार्श्विक वर्ण है। यह हरियाणा टीईटी 2019 में प्रश्न को पूछा गया था। रे क्या है हमारा? रे लुंठित व्यंजन होता है। ये रे ले बे ये तो क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा ले। प्रश्न संख्या 27, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 4 4। ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एससी
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट 2017 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। किस स्वर के अंतर्गत किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ये क्वेश्चन आपसे मंडी परिषद 2019 में पूछा गया था। मंडी परिषद एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इसके स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है और दीर्घ से तिगुना समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर हमारा कौन सा स्वर है जो कि संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 29 अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? पीजीटी हिंदी 2021 पीजीटी परीक्षा में उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी परीक्षा आयोजित की गई थी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ये रे ले वे। विकल्प संख्या 4 में हमारे अंतस्थ व्यंजन मौजूद है। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, अब उसमें पूछा है कौन सा एक सुमिलित नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान रखिए क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नहीं शब्द भूल जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये प्रश्न आपको यूपी जूनियर एडी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न सुमिलित नहीं है? झ का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठ का उच्चारण कंठ से होता है, ये तो क वर्ग है, ये भी ठीक है। ट का उच्चारण दंत से होता है, दंत से तो ट वर्ग का उच्चारण नहीं होता। ट वर्ग का उच्चारण तो हमारा मूर्धन्य या मूर्धा से होता है। तो विकल्प संख्या 3 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि ट का उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य से होता है। प का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ये भी ठीक है। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। टेक का उच्चारण स्थान दंते से नहीं मूर्धन्य से होता है। तो देखिए आप जो हम इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमने अपनी क्लास में सारी थ्योरी के तहत कवर किया था। जो हमने अपना अध्ययन किया था वर्णमाला का क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में, सारे प्रश्न उसी क्लास से आए हैं। ये आप हमारी क्लास को जरूर देखें। प्रश्न संख्या 31 31 नंबर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2017 में जो आयोजित की गई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम स्वर कहते हैं क्योंकि स्वर में क्या होता है, स्वर को किसी भी वर्ण की किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। स्वर हमेशा अपनी स्वतंत्रता से बोले जाते हैं। तो विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 31 31 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 स्वर। तो देखिए आपने अभी देखा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, जूनियर एडिट परीक्षा टीचिंग भर्ती, मंडी परिषद भर्ती और पीजीटी का क्वेश्चन, हरियाणा टीईटी का क्वेश्चन, मतलब हमारी क्लास सारे एग्जामों के अंतर्गत ही तैयार की गई है। तो आप हमारी क्लास को जरूर देखें जिससे आपको परीक्षाओं के प्रश्नों को जानने में सहायता मिलेगी। प्रश्न संख्या 32 निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? कल ही हमने पढ़ा था अनुनासिक और नुनासिक। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी स्टेनोग्राफर की 2019 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है कौन सा वर्ण अनुनासिक है? तो अनुनासिक कौन सा वर्ण है इसमें से? मैं फॉर मछली विकल्प संख्या 2। 32 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 मैं। प्रश्न संख्या 33 काकल्य वर्ण कौन सा है? ये अभी हमने कल की क्लास में या परसों की क्लास में पढ़ा है। काकल्य वर्ण है फॉर हल होता है क्योंकि यह तो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है और श भी नहीं होता और ल भी नहीं होता। काकल्य वर्ण हमारा है होता है। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3
है होगा। ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर, अभी क्या था, हमने सबसे पहले दिन पढ़े थे स्वर, स्वर के अंतर उसके भेद पढ़े थे, शिशु स्वर और दीर्घ स्वर। फिर हमने दीर्घ स्वर में मूल स्वर पढ़े थे और संयुक्त स्वरों को पढ़ा था। मूल स्वर को और संयुक्त स्वर किसके भेद थे? दीर्घ स्वर के भेद थे। तो प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यूपी बीएड 2019 जो उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी बीएड की, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू बीएड में एडमिशन होता है बीएड के कॉलेजों में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड के भी क्वेश्चन कवर किए गए हमारी क्लास से, तो आप हमारी क्लास को देखना ना भूलें। तो आप देखिए संयुक्त स्वर पूछा है, वो भी कौन सा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता है संयुक्त स्वर। तो हमारे ये सारे, तो पहली बात तो आप देख रहे हैं सारे हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब इसमें संयुक्त स्वर निकालना है। संयुक्त स्वर कितने थे हमारे? संयुक्त स्वर हमारे 4 होते थे। कौन कौन से? ए ओ ओ। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा हमारा? विकल्प संख्या 3 ओ। विकल्प संख्या 3 ओ। 34 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 35, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 3। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, संस्कृत में किया जाता है। तो विकल्प संख्या पहला प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है 3। ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो मतलब आपने देखा यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ के भी प्रश्न हमारी क्लास के तहत डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। तो क्लास को देखना जरूर देखें, क्लास को देखना ना भूलें। प्रश्न संख्या 36, ई ई चे छे जय झेड़ आदि का उच्चारण किससे होता है? ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप देखिए प्रश्न संख्या 36 में हमारे साथ 7 वर्ड दिए गए हैं टोटल, 2 2 4 5 6 7। अब इसका पूछा है उच्चारण स्थान किससे होता है? आप पहले 2 वर्ड को पकड़ लीजिए बस, ई और ई। आपको पता है ना ई और ई का उच्चारण किससे होता था? कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है। ए और ए कंठ से होता था, ई हमारा तालु से होता है। तो इसका निश्चित सही उत्तर तालव्य व्यंजन होगा। क्या तालु से हमारा इन सब का उच्चारण स्थान होता है। तो ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में पूछा गया था। आपको किसी कोई भी विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो मूर्धन्य से होता है ई का उच्चारण स्थान, नहीं कंठे से होता है, नहीं ओष्ठ से होता है, खाली तालु से होता है। आप आगे 4 वर्ड को चेक ही मत कीजिए। 36 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 36 का विकल्प संख्या 3 तालु से। अब देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आजकल क्या है? असत्य, सत्य, सुसंगत, असंगत, सही और नहीं, सारे शब्दों को यूज कर रहा है आजकल भर्ती बोर्ड। तो अभी याद रखिए यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित में असत्य कथन मतलब गलत कथन बताना है। 3 सही है, इसमें से 1 गलत है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जेल वार्डर की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 2020 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। देख लेते हैं हम। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 4 5 ये प्रत्येक वर्ग के हमारे क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। विकल्प संख्या 2, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। ये भी ठीक है। तो पहले 2 विकल्प तो ठीक है हमारे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। समस्वर घोष ध्वनियां हैं, समस्वर सघोष या घोष ध्वनियां होती हैं। विकल्प संख्या 3 भी सही है, क्योंकि सारी ध्वनियां जो हमारे 11 स्वर होते हैं वह सघोष के अंतर्गत आते हैं। विकल्प संख्या 4 आपका निश्चित ही गलत होगा, क्योंकि यही प्रश्न का उत्तर सही होगा। सभी विसर्ग सघोष है, विसर्ग की तो सघोष में कोई बात ही नहीं की जाती। तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, सभी विसर्ग सघोष है, क्योंकि हमसे असत्य गलत कथन पूछा गया था। पहले तीनों हमारे ठीक है और चौथा गलत है। प्रश्न संख्या 38, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? चे छे झे। तो हमें पता है चे कौन सा वर्ग है हमारा? दूसरा वर्ग है। दूसरा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 तालव्य। ये आपसे प्रश्न यूपीएसआई 2021
जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी 2021 में, उसको ये उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो आप देख रहे होंगे उच्चारण स्थान के प्रश्न आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। छह वर्ण किसके योग से बनता है? यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह क्या है हमारा? छह क्या है हमारा? छह क्षत्रिय एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमेशा दो वर्णों के मेल से बनता है। जिसमें क्या पढ़ा था हमने? पहला वर्ण जो होता है वह अपूर्ण होता है, और दूसरा जो होता है वह पूर्ण होता है। वो क्या कहलाते थे? संयुक्त व्यंजन कहलाते थे। संयुक्त व्यंजन किससे बनता है? विकल्प संख्या 3 के नीचे हलंत और शेष षटकोण के मेल से क्या बनता है हमारा? छह क्षत्रिय बनता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 39 का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। अब दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, ओष्ठे अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मतलब ओष्ठ भी होना चाहिए उसका उच्चारण स्थान, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो ऐसा विकल्प हमें ढूंढना है इसमें से। अब देखते हैं हम इसका उत्तर जानते हैं। भय, भय क्या है? भय का उच्चारण स्थान कहां से होता है? पहले आप ये देख लीजिए, भय का उच्चारण स्थान कहां से होता था हमारा? ओष्ठ से होता था। तो भय तो हमारा ठीक लग रहा है अभी तक। फिर हम भय देख, फिर अल्प प्राण है क्या भय? भय हमारा अल्प प्राण है? भय तो हमारा महाप्राण होता है। तो भय तो इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए वय को देख लेते हैं हम। वय, वय फोर। अब क्या है? वय क्या है? वय का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। बिल्कुल सही है। क्या हमारा ये अल्प प्राण है? अल्प प्राण है वह, वह हमारा अल्प प्राण भी है। अब ये देखना इसमें घोष वर्ण है या सघोष है, घोष है या अघोष है। तो वह क्या है? वह तो हमारा सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? 40 का विकल्प संख्या 2 वह। बाकी सारे उत्तर इसके गलत हैं। ये प्रश्न आपसे यूपीएसआई दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 41, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? मतलब दंते के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? यूपीएसआई 2021 टे थे दे धे न, ये हमारे पांचों वर्ण हैं जो आते हैं दंतिक ध्वनि। तो टे वर्ण इसमें नहीं है। तो टे वर्ण तो हमारा टे वर्ग जो है हमारा मूर्धन्य से उसका उच्चारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, ओष्ठे दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठे वर्ण, ओष्ठे स्वर होना चाहिए और साथ ही दीर्घ स्वर होना चाहिए। अभी देखिए इसमें सबसे आसान क्या उत्तर हो सकता है आपके साथ। ई तो हमारा क्या है? शीर्ष स्वर है। और ऋषि भी क्या है? हमारा शीर्ष स्वर है। तो आप देख पा रहे होंगे दीर्घ स्वर का उदाहरण है। 42 का जो सही उत्तर होगा हमारा, 42 का सही उत्तर क्या होगा? ओष्ठे, ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान होना चाहिए और दीर्घ स्वर होना चाहिए। तो ओष्ठे से तो हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों होता है, पर हमारा दीर्घ स्वर ऊ है, बड़ा ऊ। तो हमारा क्या होगा? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 ऊ। यूपीएसआई 2021 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो ध्वनियां ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उन्हें क्या कहा जाता है? यूपीएसआई 2021। आप देखिए कि यूपीएसआई 21 में कितने क्वेश्चन पढ़माला से पूछे गए हैं जिनका हम अभ्यास कर रहे हैं। जो ध्वनियां ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्योंकि अना और अंगा जो हमारे वर्ण हैं वो ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही हमारे व्यंजन में काउंट होते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 अयोगवाह होगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है कुल संख्या? कुल संख्या अभी हमने कल ही पढ़ा था, ये यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। कुल संख्या हमने क्या पढ़ा था? 30 होती है। पर हम जब लय को भी शामिल कर लेते हैं, लय को भी शामिल कर लेते हैं, तो क्या हो जाती है? कुल संख्या अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या 31 हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 31।
प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3 31 होगा, क्योंकि अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या 31 होती है। क्वेश्चन संख्या 45, घे गे ढे टे टे इतने इनमें कितने अघोष वर्ण हैं? इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? ये आपको 5 वर्ण दिए गए, उसमें पूछा है आपसे इसमें से कितने अघोष व्यंजन हैं यूपीएससी 2021। तो देखिए जो हमने कल की क्लास कवर की थी, अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष की संख्या जानी थी, उससे ही यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं हमको। प्रश्न संख्या 44 में अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या पूछी है और 45 में अघोष व्यंजन इसमें से कितने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 45 में हमें दिखाई दे रहा है विकल्प संख्या 2, 2 का 2। तो इस जो 5 वर्ण दिए गए हैं इसमें से केवल हमारे 2 ही अघोष व्यंजन हैं। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 2 का आंसर क्या उत्तर है? 2। अब जान लेते हैं इसमें से अघोष व्यंजन कौन कौन सी हैं। देखिए आप, अघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते थे? अघोष व्यंजन हमारे पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का और दूसरा वर्ण होता है, सघोष तीसरा चौथा 5 में होता है। तो पहला और दूसरा जो हटना है हमें, गे गे हमारा तीसरा होता है, गे हमारा चौथा होता है, 2 गलत हो गए। अब देखिए डे डे तो हमारा तीसरा होता है, कौन सा होता है? डे हमारा तीसरा होता है, किसका? टे वर्ग का। और ठे हमारा दूसरा होता है, कौन सा? टे वर्ग का। तो एक तो ये हो गया हमारा, और एक ते थे दे ने पहला और दूसरा, और एक ये हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 2। प्रश्न संख्या 46, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक पढ़ा था हमने कल या परसों की क्लास में। अनुनासिक स्वरों को कहां से बोला जाता है? जिसमें वायु नाक के साथ मुंह से भी निकलती है, वहां अनुनासिक स्वरों का उत्पादन या उत्पन्न होता है। वहां कहां से? जिनकी ध्वनियां नाक और मुंह से वायु निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1। 46 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, नाक और मुंह। ये भी प्रश्न आपसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। मतलब यूपीएससी 2021 में देखिए क्वेश्चन की वैरायटी को जानिए, क्वेश्चन किस लेवल से बनना है, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 से चलते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को क्या कहा जाता है? दांत और जीभ का स्पर्श कहां होता था बताइए आप? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या होगा? दंते से। जहां दांत और जीभ का स्पर्श होता है वहां दंते व्यंजन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 47 का दंते व्यंजन, विकल्प 3। यूपी टेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था आपसे। यूपी टेट 2019 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो मतलब शिक्षक भर्ती की जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखिए 2 से 3 प्रश्न इस हमने कवर किए होंगे आज। जो शिक्षक भर्ती के हैं वो सारे परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हमने बताया था शिक्षक भर्ती के लिए आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, उसका डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप जब तक परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो हमने क्लास कराई है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उस क्लास से थ्योरी को जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए उन सब का पीडीएफ उपलब्ध है। वहां से आप थ्योरी को पढ़िए, आपको समझ में आएगा, उस तरह से आप देखकर उसको हल कर सकेंगे प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 48, हिंदी की लिपि क्या है? पहले दिन ये हमने कवर किया था, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर विकल्प संख्या 2, देवनागरी है। देवनागरी का उद्भव कहां से होता है? ब्राह्मी लिपि से होता है। तो यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, देवनागरी। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? अभी पीछे पूछा था कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, अभी पूछ रहा है कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। तो गे तो व्यंजन है हमारा, धे भी व्यंजन है, भय भी व्यंजन है, पर ए तो हमारा स्वर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 49 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, ए क्या है? हमारा स्वर है, व्यंजन नहीं है। CUT पीजी भर्ती परीक्षा, CUT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 पीजी परीक्षा जो हमारी
पीजी परीक्षा होती है पोस्ट ग्रेजुएशन सीयूटी के अंतर्गत केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसमें ये हिंदी के विषय से प्रश्न पूछा गया था आपसे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं आज के क्वेश्चनों को, वह जो है क्वेश्चन है वो प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा हिंदी वर्णमाला का पूरे हिंदी में सबसे ज्यादा महत्व जो है वह हिंदी वर्णमाला के ही है। जब तक आप हिंदी वर्णमाला को नहीं जानेंगे तो अब आगे के टॉपिक को ठीक से नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप हिंदी वर्णमाला को अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी है। तो हमने कल की क्लास में या परसों की क्लास में व्यंजन पार्ट 1 में या व्यंजन पार्ट 2 में हमने संघर्षी व्यंजन को पढ़ा था। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते थे हमारे? संघर्षी व्यंजन हमारे ख होता था, ग होता था, घ होता था, जय होता था, श होता था, श श श है। सारे उच्च व्यंजन हमारे संघर्षी व्यंजन होते थे और ख और ग और जय ये सारे क्या थे हमारे उसमें संघर्षी वो संघर्षी व्यंजन थे, संघर्षी। तो ठीक है, इसमें हमें कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है फॉर हल। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, संघर्षी व्यंजन कौन सा है। यूपी लेखपाल 2022 जो अभी अंतिम परीक्षा यूपी लेखपाल की 2022 में आयोजित की गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 50 का विकल्प संख्या 3 है। दोस्तों आगे देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि आज हमने क्या जाना, आज हमने वर्णमाला के 50 प्रश्नों का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल वर्णमाला से तैयार हो रहे हैं। तो क्या किया हमने? 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। कल के क्लास में 50 से 60 प्रश्न का और अभ्यास करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम क्लास 3 भी इसकी देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करिए, और साथ ही हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा आज हिंदी वर्णमाला से एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अब से कुछ देर बाद मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और शानदार प्रश्नों के साथ, और कल प्रैक्टिस डे हमारा 2 होगा। तो आज की क्लास को दोस्तों आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रश्नों को देख सकते हैं, साथ ही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम कल क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से ही प्रश्नों को ज्यादातर पूछा गया होगा परीक्षाओं में। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में प्रैक्टिस क्लास 2 में। जब तक के लिए जय हिंद।